आज तक जो भी सत्ता हमने देखा है वो सत्ता हमेशा यही चाहती है कि बहुजन समाज आपस में लड़े। हम ज्ञान के नजरिए से देखें तो जो जनता है असल मायने में वही बहुजन समाज है। आजादी के बाद जैसा देश बनना चाहिए था, जैसा समाज बनना चाहिए था, उसका निर्माण उस तरह से नहीं हुआ कि बनारस और मिर्जापुर गाजीपुर के सुदूर गांव में क्या कानून लागू होगा और क्या सुविधाएं होंगी वो दिल्ली से तय होता है, लखनऊ से तय होता है। जब हमको पता चला कि बहुजन समाज पंचायत हो रही है तो हमको बहुत खुशी हुई शब्द से कि शायद देश में ऐसे सोचने वाले लोग थे। हमारा अभी बहुजन समाज सामाजिक, राजनैतिक और संवैधानिक तरीके से पूरी तरीके से जो जागरूक होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बहुजनों की ताकत होनी चाहिए, बहुजनों का समाज होना चाहिए, बहुजनों का स्वराज्य होना चाहिए, ये हम सब लोगों की इच्छा है। पर ये बहुजन ही इकट्ठा है क्या, इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। साथियों, ये जो विशिष्ट समाज है, ये जो प्रोफेशनल समाज है, ये दुनिया को हाँक रहा है, दुनिया चला रहा है, ये दुनिया के सारे संसाधनों पे कब्जा जमा लिया है। हर पनघट पर मेला हाटियों बाट बाट पर पग पग पर है विविध ज्ञान धर। लोक विद्या का ज्ञान किसी विद्यालय में नहीं सिखाई जाती है। ये लोक कला जो होता है, लोक विद्या देख देख कर ये विद्या लोग सीखते हैं। गांव गांव और घाट घाट पर, जंगल बस्ती हर पनघट पर, मेला हाट और बाट बाट पर, पग पग पर है विविध ज्ञान घर। तो यहीं से अलखी जगाना है, कौन है ज्ञानी, ज्ञान कहाँ कहाँ, फैसला यह करवाना है। तो किसान आंदोलन का यह बोल, तो किसान आंदोलन का यह बोल, लोक विद्या के स्वामी बोल, लोक विद्या के स्वामी बोल, ज्ञान के अपने दावे खो। लोक विद्या के स्वामी बोल, ज्ञान के अपने दावे को। लोक विद्या के स्वामी बोल, लोक विद्या के स्वामी बोल। लोक विद्या के स्वामी बोल, ज्ञान के अपने दावे खोल। लोक विद्या
खुद को मूर्ति गवारी न तो लोक जाके स्वामी मोर खुद को मूर्ति। इस पंचायत में जगह जगह से लोग आए हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ रास्ते में हैं। उसके पहले मैं चाहूँगी कि मंच पर नागपुर से आए श्री गिरीश सहस्त्रबुद्धे लोक विद्या जन आंदोलन और विद्या आश्रम के शुरुआती दौर से चले आ रहे हैं साथी मंच पर आए और बैठे, हाँ बैठे हैं। मैं सामू भगत जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अगले सत्र में जो भी कार्यवाही होगी, ये अध्यक्ष मंडल है इस अगले सत्र का। बहुजन समाज के नाम पर जो सत्र चलेगा, साथ ही इस सत्र का संचालन करने वाले फजलुर रहमान अंसारी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे भी मंच पर आ जाएं। लोरिकायन के और दलेनी के आजमगढ़ से आए श्री केदारनाथ यादव जी भी आए, मंच पर आसीन हों। वर्धा से किसान आंदोलन के नेता श्री विजय जावंधिया जी आए हैं। उन्हें भी इस सत्र की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन वो देर से आए हैं, थोड़े थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो हम लोग सत्र शुरू करेंगे। बहुजन समाज स्वराज पंचायत की इस तैयारी में की थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ रखना चाहूँगी। आप सबका स्वागत है। हमारे विद्याश्रम के साथी इंदौर से संजीव आए हैं, अपने साथ मालवा और निमाड़ के एक बहुत बड़े समुदाय को साथ लाए हैं, जो अभी स्टेशन पर है, उनको लेने गए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है। बनारस से विविध क्षेत्रों से सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं। झांसी से अभी कृष्ण गांधी आए हैं। चंडीगढ़ से नवदीप शोध कार्यकर्ता छात्र हैं, वे भी आए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, यहाँ से जानकारी मिलती जाएगी। मैं थोड़ी सी बात इस मुद्दे पर करना चाहती हूँ कि ये 3 दिन की जो पंचायत होने जा रही है, इसमें हम लोग बहुत विस्तार के साथ पूरा दिन दे रहे हैं। एक दिन बहुजन समाज के ऊपर विमर्श और व्याख्या के लिए और दूसरा दिन स्वराज पर। ये बहुजन, स्वराज और लोक विद्या ये आपस में कैसे जुड़े हैं और ये जुड़ना हमें किस दिशा की ओर ले जा रहा है, इस बात पर इन 3 दिवस में विस्तार से चर्चा होगी। इस अवसर पर एक पुस्तिका भी छपी है, बहुजन स्वराज पंचायत की किताब के नाम से, जो उपलब्ध है रजिस्ट्रेशन पर, और आप लेते जाए एक प्रति, जिसमें आप में से कई लोगों ने लेख लिखे हैं कि ये बहस को हम इस बहुजन स्वराज पंचायत को बनाने में किस दिशा से चले, किन मुद्दों को लें, कहाँ ध्यान रखना है, किन शक्तियों के प्रति सचेत रहना है, वगैरह वगैरह। बहुजन, 2 ही बात मैं कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि बहुजन मतलब सामान्य जन ले रहे हैं, सामान्य लोग, जिसमें बहुसंख्या में लोक विद्याधर समाज है। बहुजन समाज के ज़्यादातर लोग अपना जीवन यापन लोक विद्या के बल पर करते हैं। हम इनको लोक विद्याधर समाज भी कह सकते हैं। और दूसरा स्वराज, स्वराज कोई हम ग्राम स्वराज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुजन समाज के पहल पर स्वराज के निर्माण की बात कर रहे हैं। और बहुजन समाज यानी लोक विद्याधर समाज,
जिसका ज्ञानगत आधार लोक विद्या में है, जो आज भी अपने, और लोक विद्या के बारे में भी ये साफ हो कि लोक विद्या कोई परंपरागत विद्या नहीं है। मोटरसाइकिल बनाने वाला, कंप्यूटर बनाने वाला, बिजली के सामान बनाने वाला, सारे कारीगर इसमें शामिल है जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ रहकर इस विद्या को सीखा है। तो लोक विद्या, बहुजन और समाज और स्वराज, हमें लगता है इन तीनों पर अगर विस्तार से आया इस पंचायत में बातचीत होगी तो हमें ज़रूर एक ऐसी राज्य सत्ता की कल्पना का आधार मिलेगा जिसमें प्रजा और राजा के बीच में कम से कम अंतर होगा। वो इसका मतलब ही है समाज में गैर बराबरी दूर होगी, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक। ये तीन बातें हम लोग इस पंचायत में चर्चा में रखेंगे। सबको नमस्कार। मैं गिरीश सहस्त्रबुद्धे, मैं नागपुर में रहता हूँ और विद्या आश्रम से शुरू से जुड़ा हुआ। मेरा काम थोड़ा सा है आज के अभी के सत्र में, कई चीज़ें चित्रा जी बात कर चुकी हैं उस पर, मैं उसके सिर्फ दूसरे एक इस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। वो ये है कि बहुजन समाज की ओर जब हम देखते हैं तो जो चीज़ सीधे सामने आती है वो आज बहुजन समाज के बारे में क्या समझ है, ये सबसे पहले दिखाई देती है। ये स्वराज पंचायत की, बहुजन स्वराज पंचायत की पहल है, वो इसको कुछ दूसरा सकारात्मक मोड़ देने के लिए सबसे पहले तो ये पहल है। बहुजन स्वराज की पहल की शुरुआत के तौर पर हम इसके तरफ देख सकते हैं। बहुजन समाज एक विशाल समाज है जो सामान्य जीवन का वाहक है। वो एक ज्ञानी समाज है। हम जिसको लोकविद्या समाज कहते आए हैं आज तक, वही समाज है। लेकिन बहुजन ये शब्द उसकी इस लोकविद्या समाज के एक दूसरी बात को पकड़ने वाला शब्द है, जो ये कहता है कि ये सामान्य जीवन जीने वाला समाज है, ये सामान्य जन का समाज है, ये अभिजनों से अलग समाज है, उन लोगों से अलग लोगों का समाज है जो किसी न किसी तरह से बाकी लोगों पर राज करने की व्यवस्थाओं से संबंधित रहे। साथियों, जैसा कि चित्रा जी अपने स्वागत भाषण में कहा कि एक लंबी कवायद के बाद हम लोग बहुजन स्वराज पंचायत तक पहुँचे। ये जब हम लोग इस तरह की बात कर रहे थे, चूँकि हम लोग लोक विद्या जन आंदोलन के लोग हैं और हमें जो बार बार सामान्य जन की बात कर रहे हैं उसको कैसे संबोधित किया जाए, तो हम लोगों के बीच जो बातचीत चल रही थी कि कुछ लोग इसको पिछड़ा समाज कहते हैं, कुछ लोग इसको शूद्र समाज कहते हैं, हम लोग कैसे संबोधित करें, क्योंकि संबोधन में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। संबोधन एक बड़ा नैरेटिव होता है। तो हम लोग विचार करते हुए इस सारनाथ की धरती पे इसको बहुजन स्वराज कहना पसंद किया, क्योंकि ये जो सामान्य जन है
इसको सबसे पहले भगवान बुद्ध ने बहुजन समाज कहा था। और जब हम पिछड़े समाज की बात कर रहे थे तो हम लोगों के दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि इस समाज को हम कैसे पिछड़ा समाज कह सकते हैं। ये समाज जो देश को चलाता है, देश बनाता है, ये कैसे पिछड़ा हो सकता है। और ये जो शूद्र शब्द है ये तो ब्राह्मणवादी शब्द है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि सामान्य जन को हम बहुजन समाज से संबोधित करेंगे। साथियों, जब हम दुनिया के समाजों को देखते हैं तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक दो कैटेगरी समाजों की साफ साफ दिखाई देती है। एक विशिष्ट समाज जिसको हम प्रोफेशनल समाज कह रहे हैं, और दूसरा सामान्य जन जिसको आज हम बहुजन समाज कह रहे हैं। साथियों, ये जो विशिष्ट समाज है, ये जो प्रोफेशनल समाज है, ये दुनिया को हाँक रहा है, दुनिया चला रहा है। ये दुनिया के सारे संसाधनों पे कब्जा जमा लिया है। ये दुनिया की राजनीति, दुनिया की अर्थनीति, दुनिया के जितने तरह के संसाधनों, शैक्षणिक संसाधन है, उस पे कुंडी मार के बैठ गया। और यही समाज जिसको हम बहुजन समाज कह रहे हैं उसको हाँकता हुआ नजर आ रहा है। हाँक रहा है, किसके बल पे हाँक रहा है? जिसकी बात अभी गिरीश शास्त्रबुद्धे जी ने कहा, साइंस, तकनीकी, पूंजी, तिकड़म और डंडे के बल पे इस बहुजन समाज को हाँक रहा है। एक ऐसी व्यवस्था बन गई है, एक ऐसी आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था बन गई है जिसमें एक प्रोफेशनल क्लास इस बहुजन समाज को तिरस्कृत समाज बना दिया है। जो दुनिया चलाता है, जो दुनिया बनाता है, जो सब कुछ पैदा कर रहा है, उसको तिरस्कृत समाज बना दिया है। ये जो बहुजन समाज के साथी हैं, जो बहुजन समाज पे बातचीत करते हैं, वो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, वो हजारों साल से शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि आप हजारों साल में जाएंगे तो आप कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे। आप 500 साल का इतिहास आप ढूंढ लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें साफ साफ दिखाई देंगी कि बहुजन समाज के पास इस देश के संसाधन भी थे, इस देश की राज परंपराएं थी, इस देश के राजा थे। खुद अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज यहाँ आए तो उनकी रिपोर्ट बताती है कि इस देश की किसान की आमदनी उस समय यूरोप के किसान से अधिक हुआ करती थी। ये चीजें हैं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 200-300 साल की बात है। इसको हम नहीं कहते हैं, हम चले जाते हैं हजारों साल में। इस देश की खेती ऐसी नहीं हुआ करती थी कि खेती में कोई साम्राज्य था, कोई सामंती था। ये जो खेती की व्यवस्था थी समाज में, ये समाज करता था। ये जो खेती की अच्छी जमीनें हैं, जिन पे फसलें अच्छी होती थी, उनकी व्यवस्था समाज की करता था। बारी बारी से जो लोग खेती के काम में, जो समाज खेती के काम में लगा रहता था, वो बारी बारी से इस देश में खेती किया करता था। ये भारत के खेती का इतिहास है, हम इसको भूल जाते हैं, इसको नजरअंदाज कर जाते हैं। इसलिए हम न स्वराज पहचान पाते हैं, न बहुजन समाज की ताकत पहचान पाते हैं। हमको इस तरह के इतिहासों को ढूंढना होगा, खोजना होगा। ये मिलेगा कहाँ? ये कॉलेजों में नहीं मिलेगा, इन कॉलेजों में नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब इस देश की स्मृतियों के इतिहास में जाएंगे तो तमाम तरह की चीजें आपको मिलेंगी। आप स्मृतियों का खनन करेंगे, ये बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। उसके सहारे हम आप मिलके कुछ नया सूत्र गढ़ सकते हैं, जिसकी जरूरत है। शुक्रिया राम जन्म जी, आपने बहुजन समाज
और स्वराज पे जो बातें कही, अगले वक्ता के रूप में कृष्ण गांधी जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। वो आए बहुजन और किसान पे अपनी बात रखें। कृष्ण गांधी जी। बहुजन क्या है, कौन है, इसके बारे में तो कुछ स्पष्टता हो चुकी है। हम लोग यही मानते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य जीवन जीने वाला समाज है, वही बहुजन समाज है। किसी प्रकार की विशिष्ट स्थान ग्रहण किए बगैर अपने जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों के समूह, उनको हम बहुजन कह सकते हैं। सत्ता से अलग और पेशे से, कोई खास पेशे से अलग, विशिष्ट जनों से अलग, अभिजात वर्ग में जो ना आता हो, ना किसी प्रकार की विशिष्टता का दावा ना करता हो, ऐसे समाज को ही हम बहुजन समाज मानते हैं। तो ऐसे बहुजन समाज के संबंध में कुछ सामान्य बातें मैं उससे शुरू करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि बहुजन समाज में भी कई समाज हैं, छोटे समाज हैं, जैसे आदिवासी समाज हैं, महिलाएं हैं, कारीगर हैं, किसान हैं और विभिन्न जातियां हैं। तो इन समूहों के आपसी रिश्ते क्या हों, इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है। राम जन्म ने जैसे बताया कि आज बहुजनों के एक मंच पर आने की ज़रूरत है, तो एक मंच पर हम कैसे आएंगे और एक दूसरे का हमारा व्यवहार कैसे होगा एक दूसरे के साथ, इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि जो भी सत्ता है, आज तक जो भी सत्ता हमने देखा है, वो सत्ता हमेशा यही चाहती है कि बहुजन समाज आपस में लड़े, उनके बीच में वैमनस्य पैदा हो, बहुजन एक ना हो पाए और उनको किसी न किसी बहाने उन पर दमन चलाना, यही सत्ता का आज तक व्यवहार हमने देखा है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम बहुजनों को एक कैसे करेंगे, उसके हमारे तरीके क्या होंगे, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। एक जो तरीका मेरे समझ में आया है, वो हमारे देश में बहुत पहले से आजमाई हुई एक तरीका है, वो है अहिंसा का तरीका। तो न केवल हम अहिंसा हम अपने शत्रुओं पर भी हम अहिंसा का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम आपस में सबसे पहले आपस में भी अहिंसा का पालन करें, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अभी काफ़ी सत्ता का ये हमेशा एक प्रयास रहा है कि कोई भी आंदोलन खड़ा होता है तो उसको हिंसक बनाना। अगर मान लीजिए वो अहिंसक है तो भी उसको उसमें ऐसे तत्वों को घुसपैठ कराना जो उसको हिंसक रास्ते पर ले जाते हैं, ये
सत्ता का हमेशा प्रयास रहा है। आंदोलनों को कुचलने का सत्ता का यही एक तरीका रहा है। अभी हाल में हम लोगों ने देखा लद्दाख में अहिंसक आंदोलन चल रहा था, उसको किस तरीके से बदनाम किया गया और हिंसक कुछ वारदातें हुई, उसी को उस पर सत्ता का फोकस है अभी, उसको बदनाम करने के लिए कि आंदोलन हिंसक हो गया। हालांकि पिछले 6 सालों से 2019 से लेकर के आज तक वो आंदोलन अहिंसक शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उस बात को वो दबाना चाहते हैं और ये एक छाप उस आंदोलन पर डालना चाहते हैं कि वो हिंसक आंदोलन है, इसलिए उसको कुचलना है। तो अहिंसा हमारी परंपरा है। हम हमारे बहुजनों को एक मंच पर लाने के लिए भी अहिंसा का ही मार्ग अपनाएंगे और हमारा आंदोलन भी अहिंसक रहेगा। हमारे शत्रु जो भी हों, वो शत्रु एक व्यक्ति या समूह ना होकर के एक विचार होता है, ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। कारीगर समाज यानी बुनकर समाज के बीच में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे, उनके बुनियादी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे, उनकी आर्थिक समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे, उनकी ज्ञान की गैर बराबरी को लेकर संघर्ष करते रहे। साथी इकबाल अंसारी साहब हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कि बहुत ही कम समय में और महत्वपूर्ण मुद्दों पे ही अपनी बात को रखें। इकबाल अंसारी साहब। साथियों, हम बहुत समय नहीं लेंगे, चूँकि बहुत अच्छे विचारक ने अपनी बात को रखी और अभी बहुत अच्छे लोग भी आपके बीच आपसे रूबरू होंगे। मैं चंद लम्हों में अपनी बात ख़त्म करूं तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किस समाज से आता हूँ। मैं बुनकर समाज से आता हूँ, स्वयं बुनकरी करता हूँ और बुनकरी करके अपना और अपने परिवार के लोगों का गुजर बसर करता हूँ। और उसी में से समय निकाल के समाज में जो कमज़ोर तबका है, जो नाबराबरी है, जो नाइंसाफ़ी है, उसी के सवाल पे जो भी अपना समय मिलता है, इन तमाम लोगों के बीच मैं इत्तेहाद और इत्तेफाक की हमेशा बात रखने की प्रयास और कोशिश करता रहता हूँ। मैं समझता हूँ धरती पे, इस पूर्वांचल की धरती पे बुनकरी एक बड़ा हब है। जो किसान इस देश का अन्नदाता है, तो बुनकर समाज कपड़ा बनाने का काम करता है और तन ढकने का काम करता है। तो जिस तरीके से किसान भाइयों आप आंदोलन करते हो, मेरा एक निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि आप इस दो अपने छोटे भाई, किसान हमारा बड़ा भाई है तो बुनकर समाज के लोग भी आपके छोटे भाई हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आंदोलन, जो भी संघर्ष हो, हक और हुकूक के सवाल पे, इत्तेहाद और इत्तेफाक के सवाल पे, मजहब और बिरादरी के सवाल पे नहीं साथियों मैं बात कर रहा हूं, हक और हुकूक के सवाल पे, इंसाफ के सवाल पे, इनकलाब के सवाल पे, एकता और इत्तेहाद के सवाल पे इन बुनकर भाइयों को भी अपने साथ साना बसाना, कंधे से कंधे मिला के लेके चलने की बात करो। चूंकि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई जो मोबिला के किसानों ने लड़ी थी, उसी तरीके से बुनकर समाज के लोग ने भी उसमें अपना, अंग्रेज जो है ये चाहते थे कि किसी तरीके से जो स्वदेशी आंदोलन ये बन हो जाए, उनके बुनकरों के अंगूठे तराशने का काम कर ये हुनर रखते थे। तो ये विश्वविद्यालयों में ये जो ये बड़े बड़े लोग हैं, ये कौन से लोग ये तय करना चाहते हैं कि ये जो कारीगर समाज का लोग है सर्टिफिकेट ये कैसे बांट
काटते हैं, वो भी एक हुनर रखता है। किसान समाज का साथी जो जमीन से मिट्टी जोत के जो हल चढ़ा करके उसमें बीज डाल के किसानी करता है, वो भी उसका मास्टर है, वो भी उसका कारीगर, वो भी उसका उस्ताद है, वो भी जो जन्मदाता है। उसी तरीके से बुनकर समाज डिजाइन बना के कपड़ा बना के तैयार करता है, तो भी उसका जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े आप जो है इससे आप पढ़ा करके प्रोफेसर बना करके अगर आप लोन पे खड़ा करा दीजिए, कर्जा पे खड़ा करा दीजिए और एक उसमें दाग भी अगर पहनवा दीजिए उस प्रोफेसर से, तो मैं कहूँ वो भी अपने हिसाब का वो भी आप एक मास्टर है और वो भी उसका जो है जन्मदाता, वो भी डिग्री दाता है। तो जितने कलाकार हैं, जो हसल कलाकार हैं, जो हारमोनिया बजाते हैं, जो नाव बनाते हैं, जो मल्लाह है, जो खेती किसानी करते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो तमाम तरीके के अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, वो भी उसके उस्ताद वो मालिक है। तो मैं चाहता हूँ हुनर के एतबार से उनको जो कम से कम उनको जीविका का क्राइटेरिया मापदंड भी तय होना चाहिए। आज तमाम हम लोगों को जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, चर्च के नाम पे, गुरुद्वारा के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे अलग अलग हमको दिशाओं में बांट दिया गया है। क्योंकि सत्ता में लोग इस तरीके से ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं ताकि आप जातों के बीच उलझते रहो और हमारा जो है ये राजतंत्र हमको चलता रहे। आप नजर उठा के देख लो, तमाम सत्ता में बैठे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई बड़ा लीडर हो, उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई परेशानियां आती है तो आप देख लो, चाहे सत्ता में बैठने वाले मंत्री जी हो चाहे विपक्ष में बैठने वाले विधायक जी हो, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथी हो जाते हैं। लड़ते हैं कौन? लड़ते हैं आप। हमको नारा लगवा करके हमको संघर्षों के मैदान में झोंक दिया जाता है, लेकिन इनके जो बड़े कारपोरेट जगत के लोग हैं, जो पूंजी घराने के लोग हैं, उनके लड़के विदेशों में पढ़ते, एसी के कमरे में पढ़ते हैं, एसी के प्लेन से सफर करते हैं और एसी में जा करके नौकरी पा जाते हैं। हम आप कल भी धूल फांकते थे, आज भी धूल फांकेंगे और इसीलिए इन तमाम विचारधाराओं से हट करके केवल एकता की बात की जाए। हम जिस बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, इस बहुजन समाज में किसान, कारीगर, छोटी पूंजी का मैनेजमेंट करने वाला, आदिवासी, महिलाएं, तमाम उस तबकों को लेकर हमने बहुजन समाज का जो नाम धरा है उसका मकसद ही है कि एक समूह में हम आ जाएं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कारीगर हो, बुनकर हो, मकान का निर्माण करने वाला हो, खिलौना बनाने वाला हो, मिट्टी का सुराही बनाने वाला हो, जो लोक विद्या का ज्ञानी है, जिसके पास खुद का ज्ञान है, उधार का ज्ञान नहीं है, उनको लेके हम बहुजन समाज की जो बात कर रहे हैं वही बहुजन समाज है। ये इस नज़रिए से ना देखा जाए कि हम जातियों का समूह को बहुजन समाज कहते हैं, बल्कि हम ज्ञान के नज़रिए से देखें तो जो जनता है असल मायने में वही बहुजन समाज है। वो जनता जिनके पास समाज सृजन करने का ज्ञान है, जिनके पास विरासत है, जो अपने ज्ञान, अपनी कला, अपने हुनर से इस समाज के साथ साथ इस देश का सर्जन किए हैं। आज़ादी से लेकर अब तक और आज़ादी के पहले की जो राज परंपराएं रही है वो न्याय संगत रही है और उन राज परंपराओं में बहुजन समाज के लोग ही रहे हैं। साथ ही हम चाहते हैं हम लोगों के बीच में सामाजिक मुद्दों पे काफ़ी अच्छी समझ रखने वाली, बहुजन मुद्दों पे तमाम आंदोलनों में बढ़ चढ़ के सहयोग करने वाली हम लोगों की बहन पारमिता जी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि वे आए और उन मुद्दों पे जो आपकी समझ है, जो आपका अनुभव है, उसको हम लोगों के बीच में बयां करें ताकि हम लोगों को भी ऊर्जा मिले। बहन पारमिता जी हम लोगों के बीच में आए। वैसे तो बहुत सारे साथियों ने, हमारे इकबाल भाई ने भी, फैजुल रहमान जी ने भी, सभी लोगों ने अपनी बात को कह दिया है कि हम जो आज बहुजन की बात कह रहे हैं, बहुजन का मतलब क्या है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो बहुजन हम किसान के रूप में देखते हैं, कारीगर के रूप में देखते हैं, आदिवासी के रूप में देखते हैं और एक बहुत बड़ी ताकत है महिलाएं, सब स्त्रियां, उनके रूप में देखते हैं। लेकिन इसके साथ आधुनिक स्तर पे उस बहुजन का क्या संबंध है? तो जो
आज हमारा इलेक्ट्रिक बिजली का काम करने वाला जो मिस्त्री है वो भी बहुजन है, वो भी उसी ज्ञान की परंपरा से आता है जिससे बहुजन आता है। जो हमारा प्लम्बर है, जो गाड़ी का मैकेनिक है, जो घर बनाने वाले हैं, जो टाइल्स बनाने वाले हैं, जो मोबाइल बनाने वाले हैं, जो लैपटॉप बनाने वाले हैं, वो सारे के सारे लोग उसी विधा से समाज में जो सीखने सिखाने की परंपरा है उसी विश्वविद्यालय से, समाज के विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग हैं। आज हम जो अगर ऐतिहासिक स्तर पे देखें तो जो बहुजन समाज था उसका शासक और बहुजन का जो संबंध था उसमें बहुत दूरी नहीं थी। चित्रा जी का एक लेख भी है जो पुस्तिका आप लोगों को मिल रही है, उसमें ये लिखा है कि जो शासक भी होता था वो बहुजन समुदाय का ही होता था। उसका किसानी से ऐसा नहीं था कि किसानी नहीं करने वाला था। हम बुद्ध की धरती पे बैठे हैं। बुद्ध का जन्म जो है किसी ऐसे ही जंगल में और पेड़ के नीचे हुआ था। बहुत छोटा सा जो संघ था, समुदाय था, उसके राजा थे, उनका बेटा था। तो ये सारे लोग जो धीरे धीरे जब समाज बढ़ने लगा तो शासक और प्रजा के बीच की जो दूरी है वो खत्म होती गई। आज़ादी के 80 साल बाद भी हम बैठ के बहुजन स्वराज की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम बहुजन स्वराज की बात? क्योंकि आज़ादी के बाद जैसा देश बनना चाहिए था, जैसा समाज बनना चाहिए था, उसका निर्माण उस तरह से नहीं हुआ। हमारे बीच संजीव दाजी हैं। आप इस लोक विद्या अभियान से और लोक विद्या सत्संग इंदौर में आप लगातार लोक विद्या के ऊपर कार्यक्रम करते रहते हैं। आप की एक वहाँ पर गायक मंडली है। कबीर के भजन लोक विद्या से जोड़कर या गायन का कार्यक्रम करती रहती है। तो संजीव कीर्तने जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और अपने विचारों को व्यक्त करें। अलग अलग इलाकों में काम करने का अनुभव मैं थोड़ा सा इस मौके पर साझा करूंगा। और अभी जो फिलहाल पिछले 5-10 साल के अंदर जो एक नया इलाका हमें मिला, और बहुत ही दिलचस्प इलाका, जिसे हम बोलते हैं मालवा निमाड़ का अंचल। और उन अंचलों में जाने से ये पता लगा कि उन अंचलों के लोग कैसे हैं। तो मैं अपने कुछ अनुभवों को एक छोटी सी समय के बीच में रखना चाहूँगा और एक निष्कर्ष जो मेरा निकल रहा है कि आगे कैसे बढ़ें उस पर भी बात करूँगा। मैं वहाँ से मालवा निमाड़ अंचल से आए हमारे 40-50 साथियों का जहाँ बैठे हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, और उनके बीच में महिलाएं भी आई है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में राधा स्वामी सत्संग के सभी साथी जो है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो जितने लोग हैं, आदिवासी हैं, कुछ अलग अलग जातियों के हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ बनारस में आए सभी से मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तो मैं थोड़ी अंचल की बात कहता हूँ कि मेरा अनुभव 2-3 अंचलों से हुआ। एक चंद्रपुर इलाका है महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ चिमूर नाम की एक जगह है। उस चिमूर के अंदर मैंने कुछ अनुभव लिया। कुछ औरंगाबाद के पास में इलाके हैं, वहाँ पर मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया। और फिर इंदौर के अंदर आया तो मालवा निमाड़ अंचल मुझे मिला। तो ये अंचलों की कहानी ये है कि पूरा भारत जो है वो अंचलों में बटा हुआ है। और मालवा निमाड़ के अंचल को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये ज्ञान का एक गुच्छा है। यानी यहाँ के ये जो लोग बैठे हैं वो भी अलग अलग छोटे छोटे गांवों से आए हैं, और ये पूरा जो ज्ञान का गुच्छा है, यानी इसमें कुछ जिनको हम कहते हैं किसान, वो छोटी छोटी जमीनों के किसान है। कुछ लोग जो हैं वो कारीगर हैं, हमारे बीच में महिलाएं हैं, और ये आदिवासी भी है और अन्य जातियों के लोग भी हैं। इनकी खुद की पंचायत ही, बंजारा समाज की तो बहुत बड़ी पंचायत है। ये किशोर महाराज हमारे बीच में बैठे हैं,
जो बड़ा अनुभव यहाँ बता सकते हैं कि ये बंजारा समाज कैसे चलता है। तो ये इन लोगों के बीच में आने से ऐसा लगा कि इस अंचल को हम यूं लें कि ये ज्ञानी लोगों का एक गुच्छा है, गुलदस्ता है, अलग अलग प्रकार के ज्ञानी हैं। और फिर इन ज्ञानियों के बीच में जाने से पता लगा कि हर अंचल की कोई खूबी है। जैसे मैं महाराष्ट्र के चेंबूर नामक जगह जब मैं बताई, वहां जब गया तो वहां पर उन अंचलों में शेर पाए जाते हैं, मतलब 2-4 शेर नहीं, 100-200 शेर। तो शेरों के बीच में रहने का उनका अनुभव है। वहां के लोगों की खूबियां ये है कि वहां पर संत लोग बहुत सारे हो गए, तो संतों के साथ रहने का उनका अनुभव है। वहां के लोगों की, उन अंचलों की बात है कि वहां आजादी के पहले ही बहुत बड़ी क्रांति हो गई और अपने आप को उन्होंने आजाद घोषित कर दिया एक छोटे से इलाके को। तो वहां पर आजाद के मतवालों की भी है। और वो जो चीजें हुई है ये सब, ये आज भी यदि हम जाते हैं तो दिखाई देती है कि उनमें भी संत के पुट दिखाई देते हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं वो भी, और उनमें बहादुरी भी है, मतलब वो बगावत भी कर सकते हैं और शेरों के साथ भी रहने का उनको तजुर्बा है। तो उस अंचल की खूबी ये है, मालवा निमाड़ के अंचल की खूबी ये है कि यहाँ हर गांव के अंदर सत्संगी मिले। ये सबसे बड़ी खूबी मुझे दिखी। छोटे छोटे गांव में 1 या 2 सत्संगी मिल ही जाते हैं और उन सत्संगियों से जब बात करते हैं तो वो सत्य की बात करते हैं कि सत्य होता क्या है, और अलग अलग संतों की बातें करते हैं। और हमेशा ये उनको ज्ञान जो शब्द है, जो ज्ञान के इर्द गिर्द उनका दर्शन चलता है, यानी आदमी पैदा से लेके आदमी मरने तक की जो कहानी है वो भी अपने हिसाब से वो समझ रहे हैं संतों के बोलों से। और जगह जगह जहां मौका मिला वहां संतवाणी रखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अनुभव मेरे को मिला इतने सालों के दौरान, मतलब 20-25 सालों के दौरान, सबसे महत्वपूर्ण जो बात मेरे को समझ में आई वो ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है किसी भी गतिविधि को अंजाम देने के लिए। और ये जो स्त्री पुरुष का जोड़ा है, इसको हमने पारो दरिया का जोड़ा रखा। पारो यानी स्त्री और दरिया यानी पुरुष। ये पारो दरिया ये इस आंदोलन के मुख्य आगे ले जाने वाली जोड़ी है। और इस जोड़ी के साथ मैं इतना ज्यादा प्रभावित हूं कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं 24 घंटे आपके साथ इस पे बात कर सकता हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हरिश्चंद्र केवट जी हैं, मिर्जापुर के रहने वाले। आप लोक विद्या पत्रकार के रूप में पहचाने जाते हैं। माँ गंगा जी निषाद सेवा समिति के आप सचिव हैं और समाज में लगातार सक्रिय हैं। तो हमारे बीच हरिश्चंद्र केवट जी। इस बदलते दौर में आप इतनी मजबूती से खड़े हैं, अपने ज्ञान के साथ, अपने हुनर के साथ, अपने पहचान के साथ, ये बड़ी बात है। जहाँ एक और पूरी दुनिया पूंजी की अंधी दौड़ में दौड़ रही है, उसी दौर में हम लोक नीति की बात कर रहे हैं, हम स्वराज की बात कर रहे हैं, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम हुनर की बात कर रहे हैं, हम कारीगरी की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो बात है वास्तव में एक समाज को बनाने की बात है। साथियों, बहुजन की पहचान को लेके तमाम परिभाषाएं गढ़ी गई, कुछ राजनीतिक परिभाषाएं गढ़ी गई, कुछ एकेडमिक परिभाषाएं गढ़ी गई, लेकिन वास्तव में कोई इस तरह से बहुजन को परिभाषित नहीं कर पाया। विद्याश्रम की तरफ से हम लोग जब इस बात पे चिंतन कर रहे थे तो हमें दिखाई दिया इतनी संख्या में लोग जो ब्रिटिश हुकूमत में विमुक्त जाति के लोग, जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा के पाबंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, वे लोग कौन लोग थे? ये सवाल अभी तक अधूरा है, इस पे बात नहीं होती। सारे समाजों को आज वर्गों में विभाजित कर दिया गया। आप पिछड़ी है, अति पिछड़ी है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, लेकिन वास्तव में ये जो समाज की, भारतीय समाज की परंपरा रही है, स्वराज की परंपरा,
इसमें आप देखिए कि आज़ादी के आंदोलन में जो लोगों का सपना था, जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनके मन में क्या सपना था कि स्वराज का मतलब हमारी आज़ादी होगी, हमारी मुक्ति, यानी जहाँ पे हम हैं वो हमें मिल जाएगा। यानी जो अपनी मान्यताएं हैं, अपनी रीति रिवाज हैं, अपनी सामाजिक पंचायतें हैं, उस पे हमको आज़ादी मिलेगी जैसा पहले होता था। ये हमारे बगल में एक तख्ती आप देखेंगे विनोबा जी का 4 सूत्र लिखा हुआ है, किस तरह से वो गांव को परिभाषित करते हैं और देश को परिभाषित करते हैं। तो साथियों, ये जो पंचायत है, पंचायत शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे जो दर्शन है, वास्तव में पंचायत जब होती है तो सारे व्यक्तियों की राय उसमें होती है। आज जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए लोग तय करेंगे कि बनारस और मिर्जापुर, गाजीपुर के सुदूर गांव में क्या कानून लागू होगा और क्या सुविधाएं होंगी, वो दिल्ली से तय होता है, लखनऊ से तय होता है। हमारे बीच राम किशोर चौहान जी, आप मजदूर किसान मंच से हैं, देवरिया के रहने वाले हैं और किसानों के सवाल को लेकर के और अन्य सवालों को लेकर के लगातार सक्रिय रहते हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं आएँ और अपने विचारों को रखें। राम किशोर चौहान जी। कुछ मनवादियों के लोगों ने देश में वर्ण व्यवस्था बनाया, उस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ग बांटा गया। हमारी कुछ भाषाएं कड़वी हो सकता है लेकिन किसी धर्म विशेष पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं, न किसी से मेरी उस तरह की बात है, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में बांटा गया। आप लोग समझ सकते हैं, मुख से पैदा हुआ व्यक्ति श्रेष्ठ, भुजा से पैदा हुआ व्यक्ति बाहुबली, रण क्षेत्र में लड़ने वाला, उधर से पैदा होने वाला व्यक्ति साहूकार, और पैर से पैदा होने वाला व्यक्ति लोगों ने शूद्र कहा। बहुजन शब्द का अर्थ, हमें लगता है कि मेरी बात को अन्यथा न लिया जाए, लेकिन हमें लगता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय छोड़ दिया जाए तो सभी लोग शूद्र हैं, बहुजन हैं। लेकिन आज इस बनारस में विद्या आश्रम में जो पंचायत हो रही है, वो पंचायत का मतलब हमारी सभी किसी धर्म विशेष, जात मजहब, समुदायों से नहीं, सभी समुदाय के लोग, इस भारत के वासी जितने नागरिक हैं, वो सबको, जितने लोग बहुजनों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, कामगारों की बात करते हैं, वही हमारे बहुजन असली हैं। मैं जनपद देवरिया से आता हूं, जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें ने किसानों की समस्याएं इतनी देवरिया में है, जो हाईवे 727 से देवरिया बाईपास और 727 बी सलेमपुर बलिया बाईपास, वो किसानों का आंदोलन को लेकर के हम लोग जो समस्या थी, जो औने पानों दामों में किसानों की जो जमीन एक्वायर हो रही थी, उसको लेकर हम लोग पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन और हमारे संगठन के साथियों ने आंदोलन किया, और जो लगभग 3200 किसानों ने प्रभावित हुआ। देवरिया के बाईपास वाले किसान जो मजदूर है कि किसान है, यहाँ तक कि जोगी जी की सरकार चल रही है, जोगी ने कहा था स्पष्ट, जो हाईवे बन रहा है उस हाईवे में किसी की मकान यदि पड़ती है तो किसी की मकान तोड़ी नहीं जाएगी। लेकिन कुछ अधिकारियों की गलती से उन्होंने कुछ उस हाईवे में
कुछ किसानों की ज़मीन और मकान भी पड़ रही है। ज़मीन का मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन मकान जो टूट जाएगा उसको विस्थापित करने के लिए उन लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये अभी समस्या बना हुआ देवरिया में। हमारे बीच राम दुलार प्रजापति जी हैं, आप अधिवक्ता भी हैं और शोषित समाज दल के कार्यकर्ता। मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप आएं और अपने विचारों को रखें। इस बहुजन समाज में किसान भी है, कुम्हार भी है, गडरिया भी है, लेदर का काम करने वाला भी है, मिट्टी का काम करने वाला भी है। मतलब वो सारे लोग, वो बहुजन समाज जो सर्वजन के लिए काम करता है, सबके लिए काम करता है, सबका पालन करता है, वह बहुजन समाज है। और उसके चिंता की बात है, उसके लिए चिंता की बात है। और वह बहुजन समाज कभी इस देश में उसकी काफी इज्जत थी, काफी सम्मान था हजारों वर्ष पूर्व। लेकिन धीरे धीरे वो बहुजन समाज गुलाम हो गया और गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया। और वो शिक्षा से, रोजगार से, चेतना तक से वो गुलाम हो गया। उसको जो दिया गया, जो समझाया गया, वही वो समझा, वही वो किया। और उस समय एक धर्म विशेष का जो एक नियम कानून लागू हुआ था, उसके अनुसार उसको चलना पड़ता था, उसके अनुसार उसको सजाएं तय की जाती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हमारे देश में भारत का संविधान लागू हुआ, तब यहां के सभी लोगों को, यानी बहुजन समाज को भी सबसे ज्यादा उसका लाभ मिला। उनको लगा कि अब मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया। वो हमारे पूर्वज जो दूसरों की गुलामी करते थे, मजदूरी करते थे, उन्हें लगा कि वास्तव में अब हमारा भी बेटा पढ़ेगा, स्कूल में जाकर के पढ़ेगा, वो भी डीएम बनेगा, एसएसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा। अब हमारे भी दिन वापस आएंगे। वो सच में संविधान पूरा कर भी रहा है, लेकिन कुछ लोगों की नजर इस संविधान पर लग गई। उन्हीं ताकतों की नजर संविधान पर लगी हुई है जिन्होंने हजारों साल पहले इस समुदाय को गुलाम बनाया, अपने धार्मिक बेड़ियों में इसको जकड़ दिया, इसके साथ भेदभाव किया, इनका उत्पीड़न किया, इनके साथ अत्याचार किया, जानवरों से भी बदतर इनका जीवन कर दिया। लेकिन संविधान लागू होने के बाद कानून के हिसाब से सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। और एक चैप्टर है, चैप्टर 3, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सबको मिला, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये ऐसा संविधान, और दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान हमारे देश का, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश भारत, लेकिन इसको ग्रहण लग गया। आज भी हमारा बहुजन समाज इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। कुछ लोग तो हैं, सामाजिक संगठन के हैं, राजनीतिक संगठन के हैं, जो इस बातों को बार बार उठा रहे हैं, सतर्क हो जाओ, समझ जाओ। लेकिन हमारा अभी बहुजन समाज सामाजिक, राजनैतिक और संवैधानिक तरीके से, पूरी तरीके से जो जागरूक होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, जिसके कारण बहुजन समाज का ही काफी संख्या के लोग उस ताकतों के साथ मिल गए हैं अज्ञानता में, और वो आपका भविष्य खत्म करने पर तुले हुए हैं। और जिस दिन वो सपना जो दिखाया जा रहा है, जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र, जिस दिन वो लागू हो गया, और आज आप देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, आपके सामने है, आप देख लीजिए
कि जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा हुआ है या बैठा हुआ था रामनाथ कोविंद जी, वो गए थे पुष्कर में मंदिर में दर्शन करने, अंदर घुसने नहीं दिया। ये है व्यवस्था, इसको समझने की कोशिश करिए। कितने लोगों ने चिंतन किया। मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं वो भी मंदिर में गई, गर्भगृह में जाने नहीं दिया गया। उनकी ताकत समझ लीजिए, चाहती तो 2 मिनट में FIR करके उनको अंदर कर देती, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। रामनाथ कोविंद भी कुछ नहीं कर पाए। CGI साहब के साथ अभी घटना घटी है, आप लोगों को पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर जूते मारे गए, फेंके गए। अभी लेटेस्ट घटना है, उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। क्यों? नारा लगाया गया कि जो सनातन का अपमान करेगा उसके साथ यही होगा। उन्होंने क्या सनातन का अपमान कर दिया? खजुराहो का मंदिर जो है वो पूरा तात्विक संग्रहालय है, पूरा तत्व का है, विभाग का है। ये उसका काम है संरक्षण करना, संवर्धन करना। आपने दाखिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में लेके चले आए, एक याचिका दाखिल कर दिया, कहा कि जो तुरंत आदेश कर दीजिए कि जो है उसका जो है बढ़िया से निर्माण कर दिया जाए, ये सब कर दिया, वो कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये मात्र राजनीतिक लाभ लेने के लिए या इस तरह का करने के लिए आपने दाखिल किया है, ये योग्य नहीं है। बार बार प्रेषित करने पर उन्होंने कहा कि तो फिर वो जो भगवान है, विष्णु भगवान है, वो अपना कर लेंगे, आप क्यों चिंतित? उनको बुरा लग गया, आहत हो गए, दुखी हो गए। राजीव यादव, आप किसान आंदोलन के नेता हैं, रिहाई मंच के अध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया आएं और अपने विचारों को व्यक्त करें। बहुजन का जो पूरा नैरेटिव है, जो विचार है, उसका जो सामाजिक संदर्भों में देखा जाए, राजनीतिक संदर्भों में देखा जाए या लोक संदर्भों में देखा जाए, यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें कई बार मैं खुद को भी अपने बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति में पाता हूँ, जो है कि क्योंकि जो आपका जो अगर लोग के हिसाब से सोचेंगे तो वो बहुजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो बातचीत है, वो एक उसके डायमेंशन है। चाहे वो अगर आप महात्मा बुद्ध से अगर उसको रिलेट करके देखते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब सबसे बड़ी जो आबादी है उसके सुख के, उसके कल्याण की बात करते हैं। वहीं अगर हम भारतीय राजनीतिक संदर्भ में इसको देखें जो है, और जिस पर अभी हमारे पूर्ववक्ता साथी ने भी बोला, मनोहर कांशीराम जी को कोट किया, तो माने राजनीति में क्या हो रहा है एक अलग बात होती है, और जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है वो एक अलग बात होती है। जैसे एक मैं अलग चीज बात कहूँ कि जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीतिक जो उनके बारे में जब बात होती है तो उससे एक बड़ा समाज जो बहुत नाइतफाकी रखता है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो बातचीत है, जो उनकी राजनीति है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की अगर आप उनके किसी भी स्पीच को सुन लीजिए, उनको किसी स्पीच को बात कर लीजिए, तो वो बहुत ही जो संवैधानिक दृष्टिकोण से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिहाज से बोलते हैं। जबकि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण में जाएंगे, उनकी पार्टी में जाएंगे, तो उसके बहुत सारे डायमेंशन अलग अलग होते हैं। वहीं पर जब हम बहुजन की पॉपुलर टर्म में जब हम इस दौर में बात करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी जो उसमें खास तौर पर बहुजन पूरा कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने ला करके जब से पॉपुलर टर्म में उत्तर भारत में खड़ा किया, तो उसमें कहीं न कहीं वो बात में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में इम्प्लीमेंटेशन होता है, कुछ जातियों के वर्चस्व की बात होती है, कुछ जातियों के गठजोड़ की बात होती है, और कुछ जातियों के गठजोड़ से एक सत्ता प्राप्ति की बात होती है। तो क्या ये बहुजन बुद्ध का बहुजन है, या जो अभी हम बात कर रहे थे जो लोक में बहुजन, जो हमारा श्रमिक समाज है, चाहे वो कबीर की से बात कर सकते हैं, गुरु गोरखनाथ से बात कर सकते हैं, तो क्या वो बहुजन जो हमारा श्रमिक समाज है जिसके बारे में बात होती रहे लगातार, विद्यासन तो ऐसी तमाम बहसों को संचालित करने के लिए एक राजनीतिक
सामाजिक दिशा देने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो क्या हम उस पर बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दौर में खास तौर पर मुझे लगता है एक चीज पे तो मुझे लगता है कि बात को गंभीरता से करनी चाहिए। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें, और राजनीतिक दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं इस बात को जो राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर देखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग बैठे हैं, तो कहीं न कहीं जो बहुजन के नाम पर जातियों के वर्चस्व की लड़ाई रही, और उत्तर प्रदेश में तो देखा जाए तो जो लड़ाई जो है वो दो जो है, जो ओबीसी और एससी की एक जाति है, उस दो जातियों के बीच के वर्चस्व की लड़ाई रही। विजय जावंधिया जी, आप नागपुर से हैं, किसान आंदोलन के नेता, शेतकरी संगठना के पूर्व अध्यक्ष और अंतर्राज्यीय किसान आंदोलन समन्वय समिति के पूर्व अध्यक्ष। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपने विचारों को रखें। विजय जावंधिया जी। अध्यक्ष महोदय, मंच पर सभी सम्मानीय साथी, उपस्थित भाइयों और बहनों और युवा मित्रों, सबने बहुत अच्छी बातें कही है और बहुजनों की ताकत होनी चाहिए, बहुजनों का समाज होना चाहिए, बहुजनों का स्वराज्य होना चाहिए, ये हम सब लोगों की इच्छा है। पर बहुजन, ये बहुजन ही इकट्ठा है क्या, इस तरह का सवाल भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था ने बहुजनों को ही आपस में लड़ा के रख दिया। मेरा परिचय दिया, मैं बहुत साफ तौर से कहता हूं कि मैं एक जमीन मालक किसान हूं, एक जमींदार दादा का मैं पोता हूं। और मैं ये काम क्यों करने लगा, तो जब 1970 में मैं शहर से गांव गया और खेती की, तो खेत में काम करने वाली हमारी माँ बहन की मजदूरी 1970 में 1 रुपया रोज थी, और पुरुष की 2.5 रुपये 3 रुपये थी। और इतनी कम मजदूरी देकर भी मेरे 100 एकड़ जमीन में से कुछ बचा नहीं। सूखी खेती थी, बारिश के भरोसे पे होने वाली खेती, ज्वार, तुअर और कपास ये हमारी मुख्य फसलें थी। तो मैं अपने आप को सोचने लगा, क्योंकि इंदिरा जी कहती थी कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो मैंने कहा मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ेगी तो गरीबी हटेगी कैसी। और मैं बड़ा किसान हूं, मैं नहीं देता मजदूरी ज्यादा, पर गांव का दूसरा किसान भी तो ज्यादा मजदूरी नहीं दे पा रहा है। तो फिर ये गांव में इस गरीबी का जिम्मेदार कौन है? मुझे जवाब मिला कि ये गरीबी गांव में जो है, इसके लिए गांव जिम्मेदार नहीं है, ये व्यवस्था जिम्मेदार है। और ये व्यवस्था जमीन मालक किसान को कहती है कि मजदूरों से ज्यादा काम करवाओ, कम से कम मजदूरी दो, और सस्ते से सस्ता अनाज, जीवन आवश्यक वस्तु शहरों में दो। तुम भी मत मरो और मजदूरों को भी मरने मत दो। मैंने सोचा कि ये नहीं करना चाहिए, अपन इस व्यवस्था के दलाल नहीं बनना चाहिए, और इसलिए मैं इस क्षेत्र में काम करने लगा। और आज भी बड़ी नम्रता से मैं पूछता हूं कि ये जो बहुजन है गांव में, जो असंगठित कामगार हम कह सकते हैं, और असंगठित कामगार जो रस्तों में काम करता है, जो बिल्डिंग पे काम करता है, जो असंगठित कारीगर है, हाथकरघा का हो, बुनकर, हमारे यहाँ पे कोष्टी समाज है, इनकी अगर मजदूरी नहीं बढ़ती है तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? बहुत सरल सवाल है ये। और सरकार किसी की भी रहे,
1947 से आज तक के क्या किया है सरकारों ने? सुबह एक सत्र में बोलते हुए हमारे गांधी जी ने समाजवाद और मुक्त अर्थव्यवस्था की बात कही कि समाजवाद में ऐसा ऐसा कहा जाता था, मुक्त अर्थव्यवस्था में सरकार की जरूरत नहीं, ऐसा ही कहा गया। पर आप देखिए दोनों भी व्यवस्थाओं में इतना ही नहीं तो साम्यवादी व्यवस्था में भी असंगठित श्रम करने वालों की लूट का कोई जवाब ही नहीं मिला। कब इसके बारे में हम सोचेंगे? दूसरे अध्यक्ष जानकी भगत जी, आप पुराने समाजवादी हैं, अर्जक संघ से हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और अपने विचारों को व्यक्त करें। साथियों, आज इस बहुजन स्वराज पंचायत में मैं उपस्थित हूं और जब हमको पता चला कि बहुजन समाज पंचायत हो रही है तो हमको बहुत खुशी हुई शब्द से कि शायद देश में ऐसे सोचने वाले लोग भी हैं। चूंकि मैं जिंदगी में जब से होश संभाला 15 साल तक हुआ, उस कड़ी में मैं लड़ता रह गया। 5 बार देश के लिए जेल गया। यहाँ तक कि हमारे बगल में पोस्टर लगा है टिकैत साहब का आंदोलन, उसमें भी मैं 22 दिन जेल रहा। पिछड़ों के लिए जेल रहा। हमारे बिहार रेली जगदेव मारे गए, उसमें भी जेल रहा। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी जिंदगी बीत गई है। पढ़ने में मैं राजेंद्र प्रसाद था। उस जमाने में आधा घंटा में मैंने 100 नंबर का हिसाब बनाया था और मेरे एग्जामिनर को जब कॉपी देने लगा, लड़की बुद्धि था, तो एग्जामिनर कहा कि अरे बेहुदा, तू पढ़ता है कि बकरी चराता है कि भैंस चराता है? मैं चुप रह गया। लेकिन 5 मिनट के बाद जब मेरी कॉपी लिया और मेरा 100 में 100 नंबर का हिसाब ठीक था, तो कहा कि कपार धरिया करे, बाप रे बाप, राजेंद्र प्रसाद दूसरा है। लेकिन आज मुझे कहना पड़ता है, मैं अंबेडकर से सीखता हूँ, गांधी से सीखता हूँ और भगत सिंह से सीखता हूँ। और अभी जरूरत है लाखों लोगों को सीखने के लिए, क्योंकि आज बहुजन समाज के लोगों में कम से कम 1500 वर्षों से गुलाम बनाया गया है, तेजी से गुलाम बनाया गया है, आजादी के बाद भी गुलाम बनाया जा रहा है। एक साथी कहे हमारे पहले विजय भाई ने कि हमारे लोहिया कहते थे, गांधी कहते थे, सबकी शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति का बेटा हुआ भंगी की संतान। लेकिन आज क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है। पैसा वालों के लिए अलग स्कूल खोल दिया। ये भी नहीं, सरकार की बजट देखिए, मैं दुनिया का आंकड़ा देखता हूँ। कभी कभी मुझे तो मोबाइल चलाने उतना नहीं आता है, ना रखा हूँ, छोटा रखा हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में शिक्षा बजट पर 2.7% खर्च हो रहा है। अमेरिका में 8% खत्म हो रहा है, ब्रिटेन में अधिक खर्च हो रहा है, जापान में भी हो रहा है, और हिंदुस्तान में सबसे कम। अब वो शिक्षा कर हम लोग देते हैं, जो लगान मालगुजारी देता है ना, तो शिक्षा कर देता है, स्वास्थ्य कर देता है, रोड शिफ्ट कर देता है। अब मिलता क्या है? इन लोग का बाप का पैसा है। हमको एक बात और भाई, उन्होंने कहा कि मैं WTO के खिलाफ में एक बार दिल्ली में धरना दिया था 92 में, और हमारे एक MP थे और उन्हीं की हमारे साथ 500 लोग थे, ठहरा था। जब चलने लगा तो मैं पूछा कि MP महोदय, WTO क्या है? तो कहे कि भगत जी आप नेता हैं, आप बताइए WTO क्या है? तो हमने कहा कि भाई हम नेता हैं तो हमारे जैसे आदमी को ना पार्लियामेंट में रहना चाहिए। आप फंस आ गए। आज मैं देखता हूं पार्लियामेंट में चरित्र विहीन नेता और नीति विहीन राजनीति देश में चल रही है, इसलिए डूब रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष जी। और ये सत्र समापन हुआ, लेकिन अभी एक सत्र अभी और
छोटा सा सत्र है, समाज सृजन के कला मार्ग। इसके लिए राम जी यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं और आप आएँ और आगे के सत्र की कार्रवाई को शुरू करें। कला किसी न किसी रूप में विचारों को नियंत्रित करके उसको सही दिशा में ले जाने का काम करती है और बहुजन विमर्श के कला मार्ग, बहुजन समाज के भी असंख्य कलाकार हैं जो सदियों से इस देश की सांस्कृतिक जागृति के लिए काम करते रहे हैं और करेंगे। उन्हीं के ऊपर दारोमदार है कि जब हम नया समाज बनाने का सपना देख रहे हैं तब उनको आगे आना पड़ेगा। 2 सत्रों के अनुशासित विमर्श के बाद अब एक खुला सत्र होने जा रहा है और मैं चाहूंगा कि इसमें जो सहभागी हैं वे मंच पर आएं। यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज सुबह से सभी को सुनते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। उसके सामने मेरी बात मुझे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही, और क्योंकि मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं किया है तो मैं बस अपनी बात रखूँगी, अपने अनुभव रखूँगी और उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगी। तो मेरा सवाल था, जब आज मैं कला के ऊपर बोलना है मुझे, तो कला क्या है, सबसे पहला सवाल ये आया। तो मैंने ये समझा कि जब मैंने कला को समझना शुरू किया उसके पहले से ही कला ने मुझको समझा है। ये हमेशा से ही मेरे साथ थी, चाहे मैं बचपन में रो के अपनी मम्मी को बुलाना चाहूँ खाने के लिए, अलग तरह से रोना जब मैं घूमना चाहती हूँ, वहाँ भी वो कला होगी। कला कहाँ नहीं है, ये भी सवाल मुझे आया। कला, अगर हम लोग चलते हैं तो ताल लय की समझ, संतुलन, क्या वो कला नहीं है? क्या जब हम सांस लेते हैं वो आरोह अवरोह, क्या वो कला नहीं है? क्या जब मम्मी आलू छीलती है इतने सफाई से, इतने तरीके से, क्या वो कला नहीं है? तो कला तो हमारे बीच हमेशा से थी, और क्या है जो इसको चलाता है, इसको आगे बढ़ाता है, इसका संचार करता है? तो जब मैं सुनील जी से बात कर रही थी तब उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया कि ये भाव है, भाव प्रधान है कला। तो वो बहुत सारी चीज़ों का सृजन कर सकती है। वो भाव इतना पाक होता है कि निर्जीव चीज़ों में भी वो जान डाल सकता है। जैसे कि कथककार या कोई भी नृत्यकार जब अपने घुंघरूओं को गुथता है तो एक एक घुंघरू, एक एक गुत्थी, उसमें अपने भाव डालता है। वो साधक अपनी साधना पे, ये राह पे उसको अपना साथी बनाता है। तो कला में ऐसी क्षमता है कि वो किसी भी चीज़ों से भाव, रिश्ता सब उत्पन्न कर सकता है। और मैंने कुछ लिखा था छोटा सा, मैं वो पढ़ूंगी। जब सैकड़ों मीलों दूर से सूरज की सुनहरी किरणें नाचते लहराते पत्तों से छन मेरे आंगन में आ झिलमिलाएं, तो अगर मेरे मुख से 2 शब्द निकलें तो उसे मात्र शब्द मत समझना। वो सैकड़ों मीलों दूर से आई ऊर्जा है जो भाव, कला, कविता के रूप में मैंने नहीं, मेरे द्वारा जन्म दी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका जी। और आपने
फैज़ और अहमद फराज के टक्कर के शायर थे हबीब जालिब साहब। उनकी एक बहुत मशहूर नज़्म है दस्तूर। दीप जिसका महल्लात में ही जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत की पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइक नहीं तख्ताए दार का, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग्यार का। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वो जेल गए थे और कहते हैं कि मैं जेल में बीतने वाली रातों से डरता नहीं हूँ और न ही इस बात से डरता हूँ कि तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दोगे, जिंदा की दीवार से मैं भी नहीं डरता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों के मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मसीहा तुमको कोई भी माने, लेकिन मुझे बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं है कि लोग तुमको क्या मानते हैं, मैं तुमको नहीं मानता हूँ। और तुम दर्दमंदों के, दुखियों के कोई नायक नहीं हो। इस तरीके से अपने पक्ष को रखने वाले व्यक्ति, और अपने पक्ष का मतलब यह है कि जनता के पक्ष को रखने वाले, बहुजन के पक्ष के रखने वाले शायर की याद के साथ इस बात को आगे बढ़ाई जाए। और अभी संजीव जी जब बात कह रहे थे, मैं थोड़ा आराम कर रहा था, लेकिन पूरी बात उनकी सुनी मैंने। इंदौर के तमाम सारे साथियों के साथ जो गांव गिराव में सक्रिय हैं, उनके साथ वे आए भी हैं और उनके साथ बरसों से उनका काम चल रहा है। उन्होंने बहुत तरह के अनुभव अपने जो सुनाए, मैं समझता हूँ कि वह विचार और कला दोनों के साथ, उनके साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी आए और इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस सत्र में कला के ऊपर कुछ जो कलाकार हमारे साथियों ने किए हैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा मैं। तो मुख्य रूप से इंदौर और उसके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ जो भी वार्ताएं हुई, उसमें ये प्रमुखता से मुझे दिखाई दिया कि स्त्री पुरुष दोनों मिलकर सृजन कार्य जब करते हैं तो उसमें पूर्णत्व की दिखाई देता है। कलाकारी में भी इसी ये है कि जो किसान, कारीगर और छोटे छोटे दुकानदार और महिलाएं ये ज्ञानी हैं, और ज्ञानी होते हुए भी आज के हमारे ढांचों में उनको कोई मान सम्मान और मूल्य नहीं है, ये भी सामने दिख रहा है। तो ज्ञानी होते हुए भी उसको अज्ञानी मान लेना, ये जो असत फैला हुआ है। सत्य तो ये है कि वो ज्ञानी है, और असत ये फैलाया जा रहा है कि वो ज्ञानी नहीं है, मजदूर हैं, लेबर हैं, उनको उतना मान सम्मान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ढांचे तैयार हुए हैं कि जिसमें मिलना ही असंभव है। तो ये जो असत फैला हुआ है उसको कैसे दूर करें, तो हमें कला के माध्यम से इस सत्य को बाहर निकालना है, सत्य को पुनर्जीवित करना है। और ये सत्य को पुनर्जीवित करने का जो कार्य है ये समय समय पर हमारे संतों ने किया, और उसका मार्गदर्शन, उसकी परंपरा हमारे साथ है। अब मैं अपर्णा को बुलाना चाहूँगा। अपर्णा का परिचय ये है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक रंगकर्म किया,
बच्चों के रंगकर्म पर उनका एक लंबा अरसा लगा है, लगभग 18 वर्षों तक, और उसके अलावा प्रौढ़ रंगमंच पर भी उनका 2 दशक का समय बीता है। बनारस में आकर अपर्णा ने गांव देहात की पत्रकारिता के लिए समर्पित किया और छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी के बीच कोई बहुत गहरा सेतु नहीं है। 500 किलोमीटर की दूरी है जहां वे रहती थी पहले और जहां अब हैं, लेकिन उन्होंने पूरे पूर्वांचल में घूम घूम कर लोगों को, उनकी संस्कृतियों को, उनके संकटों को, उनके संघर्षों को जिस तरीके से देखा और पत्रकारिता में ले आई हैं, ये पत्रकारिता भी लोक विद्या का एक बड़ा पहलू है जो आज उससे छूट चुकी है। आज जनता की पत्रकारिता करना इतना जोखिम भरा है कि उसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए जनता की पत्रकारिता से लोग दूर हो गए हैं। अपर्णा ने लगातार इस बात को रखा है सामने विदूर दराज के इलाकों को। तो मैं चाहता हूं कि रंगकर्म और पत्रकारिता के अपने अनुभवों के साथ लोक विद्या की जो बात है उसके बारे में अपर्णा कहेंगे। धन्यवाद। बहुजन स्वराज पंचायत में आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, ये खुशी की बात है। जब मैं इधर आई थी तो मुझे जाति की जो राजनीति है उसकी एकदम समझ नहीं थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ इस तरीके की राजनीति मैंने कभी देखी नहीं थी कि कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई शूद्र है, इस तरीके की राजनीति मैंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन जब यहाँ आई और पहले जब सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब खत्म हो चुका है, ये अब नहीं बचा है, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आने के बाद और जब दूर दराज के गाँव में मुझे जाने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला और यहाँ लगातार जिस तरीके की खबरें प्रकाशित होती रही हैं, जिससे मैं पढ़ती रही, देखती रही, तो मुझे समझ में आया कि यूपी और बिहार में जो जाति की राजनीति वो बहुत अंदर तक धसी हुई है। हर एक आदमी इससे त्रस्त है। खासकर बहुजन समाज पर ही निशाना साधा जाता है। जो मनुवादी के पीछे चलने वाले लोग हैं वो बहुजन समाज पर ही प्रहार करते हैं, जबकि देखा जाए तो जो बहुजन समाज है वो पूरे समाज को या देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखा जाए तो चाहे वो पर्यावरण सहेजने का काम हो जो आदिवासी करते हैं। आदिवासी अपने इलाके में जो जंगलों से अपने उपयोग के लिए चीज़ें लेते हैं वो उतनी ही लेते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है। वो कभी भी उसको इकट्ठा करके या 4 दिन की चिंता करके वो नहीं लेते हैं। उनको जितनी ज़रूरत होती है वो लेते हैं और कभी भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसी तरीके से साफ सफाई का काम हो और जितने कलाएं हैं वो बहुजन समाज की ही देन है। जितने लोकगीत हैं, जितने लोक नृत्य हैं, वो भले जो ऊंची जाति के लोग उसको मनोरंजन के लिए अपनाते हैं, देखते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो बहुजन समाज की परंपरा है या लोक कलाएं हैं वो उनके दर्द को और जीवन की सच्चाई को बयां करते हैं। चित्रा जी इस पूरे आयोजन की धुरी हैं और इसकी अवधारणा और कला को लेकर खास तौर से सुनील जी तो बार बार हर आयोजन में कहते हैं कि चित्रा जी ही कला की पारखी, मैं तो कुछ जानता नहीं। हालांकि सुनील जी भी बहुत अद्भुत बोलते हैं कला के पक्ष पर। मैं चित्रा जी से चाहूँगा कि आज की कार्यक्रम की अध्यक्ष के तौर पर अभी जो तीसरा सत्र है वे इस आयोजन में ये जो तीसरा सत्र है कला मार्ग का, उस पर अपनी बात रखें और यह सत्र फिर समाप्त हो। चित्रा जी देखिए, आज की बहुजन स्वराज पंचायत का कला से क्या रिश्ता है, बहुजन समाज का कला से क्या रिश्ता है, ये सवाल
हम लोगों के सामने बराबर बना दिया। कला क्या केवल किसी विचार को प्रस्तुत करने का माध्यम है? कला क्या ऐसी कोई विधा है जो मनुष्य में उसके जन्मतः आती है? जिस तरह से विद्या आती है, कला को अगर विद्या माने हैं तो वो किस तरह की विद्या है? इन सवालों पर मंथन शुरू हुआ और सबसे बड़ा सवाल तो ये रहा कि आज जो समाज है हमारे सामने, जिस समाज को हम देखते हैं और जिसकी आज की इस दूसरे सत्र में बहुत बात हुई कि बहुजन समाज में बहुत जातियां हैं, जातियों के आपस में बहुत संघर्ष हैं, ऊंच नीच है, तमाम तरह की नकारात्मक बातें हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है, हम मानते हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए यहाँ नहीं इकट्ठा हुए हैं। हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि बहुजन समाज को आज राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है, तो इसका रास्ता क्या हो सकता है? और उसका रास्ता, एक रास्ता हम लोग सोचते हैं कि बहुजन स्वराज में हो सकता है। और अगर बहुजन स्वराज में हो सकता है तो बहुजन समाज के पास शक्ति के वो कौन से स्रोत हैं? जो गड़बड़ियां है वो तो बहुत गिना दी गई, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती हैं, दिखाई वास्तविक जरूर देती हैं, जिस तरह से राजनीति में चर्चा की। लेकिन आप राजनीति के तहत देख रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि उसमें जातियों का ये हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश फंसे हुए हैं। अरे बिहार और उत्तर प्रदेश के आधुनिक राजनीतिक दुनिया में कहीं भी हो, वो केवल गैर बराबर दिखाई देते हैं। उससे भी आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वराज चेतना जिसकी बात करते हैं कि स्वराज कैसा होगा, उसमें मनुष्य की जिम्मेदारियां क्या होंगी, उसमें आपसी संबंध हमारे क्या होंगे, एक समाज का दूसरे समाज के साथ क्या रिश्ता होगा, किस तरह के नियमों से हम बंधे रहेंगे, किन मूल्यों के तहत अपना जीवन का संगठन करेंगे, ये सारी बातें कला के मार्फत अगर हम सोचें तो कैसे दिखाई देगी। कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि आज जो समाज व्यवस्थाएं हैं उसमें आधुनिक राज्य सत्ता, साइंस, आज किसी ने दोहराया भी, विद्या, उसका विद्यागत आधार साइंस में है, और पूंजी, इनके गठबंधन ने बहुजन समाज पर सारी जातियां की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा जी।